और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आखिरकार करीब 14 घंटे के सफर के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंच गया। सुबह करीब 4:30 बजे भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंचा। सुबह करीब 4:26 पर बांदा जेल का दरवाजा खोल दिया गया। काफिले की बाकी गाड़ियां रुक गई और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जेल में दाखिल हो गई। कल दोपहर 2 बजे पंजाब के रोपड़ से रवाना हुआ था मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस, जो कि हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और अररिया होते हुए बांदा जेल पहुंचा। और इस वक्त 4:30 हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो काफिला है वो मुख्तार अंसारी को लेकर अब पहुंचने लगा है और जेल के बाहर ये काफिला सीधा आपको दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि इस पूरे काफिले को आता हुआ आप देख रहे हैं और इस वक्त 4:31 हो रहे हैं, यानी कि 900 किलोमीटर की ये दूरी अब पूरी हो गई और तमाम आशंकाओं को खत्म करते हुए ये गाड़ियां अब जेल के भीतर घुसनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जो कि अंदर गया और 3-4 गाड़ियों के बाद इस गेट को बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर इस वक्त जो मुख्तार अंसारी है वो उसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच चुकी है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का दृश्य इस वक्त मौजूद है। कुल 4 गाड़ियां इस वक्त अंदर गई हैं और साथ साथ जो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी है वो भी इसके वो गाड़ी अंदर जा चुकी है। कुल मिलाकर इस वक्त आप ये काफिला पहुंच चुका है और सुरक्षित पुलिस की कस्टडी में मुख्तार अंसारी को लाया गया है। कुछ औपचारिकताएं पूरी होंगी, उसके बाद मुख्तार को सीधा उनके सेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जो इस वक्त की तमाम तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं बांदा जेल के पास से, और हम आपको लगातार अपनी ये कवरेज दिखाते रहे हैं। पिछले रोपड़ जेल से जैसे ही ये शुरू हुआ है अभी बांदा जेल में पूरा का पूरा काफिला पहुंच गया। हालांकि ज्यादातर गाड़ियों को पीछे ही रोक दिया गया है, लेकिन मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुके हैं। और सीधे बांदा से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। अभिषेक, लगातार आप इस पूरे कवरेज को आप देख रहे थे, आप खुद वहां पर मौजूद थे। ये बताइए, 4:30 बजे वहां पर बांदा जेल पहुंची है मुख्तार अंसारी को लेकर के पुलिस की टीम और इस वक्त 7:13 हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ औपचारिकताएं अब तक हो चुकी हैं और आगे क्या कुछ होना है? कुछ अंदर से, जेल के अंदर से कुछ जानकारी मिल पाई? अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव, तमाम हमारे जो संवाददाता है रोपड़ से लेकर सत्येंद्र चौहान, रोपड़ से लेकर के बांदा जेल तक एक एक अपडेट लगातार हमें पहुंचाते रहे हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनली आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रोपड़ से लेकर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल पहुंची, 4:30 बजे पहुंची। एक लंबा चौड़ा काफिला था और ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं इसी में मुख्तार अंसारी को लाया गया। और जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने जो अपडेट दिया था, उनकी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें बताया गया कि बीच में 2 बार रोकी गई थी गाड़ियां, लेकिन थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी। कुमार अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप इस पूरे कवरेज पर आपकी नजर है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसार की गाड़ी जेल के अंदर गई है, 7:15 इस वक्त हो रहा है। अंदर से क्या कुछ जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन? हेलो अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक, बताइए, 7:15 बज रहे हैं, अब तक क्या कुछ कार्रवाई जेल के अंदर हो चुकी है, आगे क्या कुछ होना है? श्वेता, देखिए, तकरीबन 4:30 बजे मुख्तार अंसारी जेल के भीतर घुसा है और उसके बाद से उसने जेल अधिकारियों से यह कहा कि वो काफी थक चुका है, इसलिए आराम करना चाहता है। जब उसे चाय ऑफर किया गया था उसने फिलहाल चाय मना कर दिया था, लेकिन 2 घंटे के आराम के बाद इस वक्त वो तैयार हो रहा है। कुछ देर के बाद उसे चाय और नाश्ता दिया जाएगा।
उसे 16 नंबर बैरक दिया गया है। 16 नंबर बैरक बिल्कुल आइसोलेशन में है। इस वक्त पंजाब में जो उसका मेडिकल बुलेटिन तैयार किया गया था, सीएमओ उसे देख रहे हैं और 10 बजे के आसपास उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हालांकि एक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पंजाब से आई है जो नेगेटिव है, लेकिन इस वक्त अभी की जो हालात है उसको आइसोलेशन में रखा गया है। 16 नंबर बैरक उसे अलॉट किया गया है। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास कैदी नंबर भी मुख्तार अंसारी को अलॉट किया जाएगा। और आज ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ समय के बाद पहला चाय और नाश्ता मुख्तार अंसारी को दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना ने 297 लोगों की जान ले ली और 55,469 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई समेत दूसरे सब शहरों में बेड की कमी की शिकायतें आ रही है। हालांकि बीएमसी कह रही है कि मुंबई में बेड की कमी नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं हालात बुरे हो सकते हैं। मुंबई में जिस रफ्तार से रोजाना कोरोना के बढ़े हुए केस आ रहे हैं, उसी रफ्तार से अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही है। ग्राउंड जीरो पर स्थिति जानने के लिए आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने कोशिश की एक 88 साल की बुजुर्ग कोरोना मरीज को बेड दिलवाने की। मुंबई में अब कोरोना मरीजों को बेड लेने के लिए अपने वार्ड के वॉर रूम के जरिए जाना होता है। मरीज की उम्र, उसके लक्षण और कोमॉर्बिडिटी को देखते हुए ही बेड मिलता है। ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि फैमिलीज की क्या प्रायोरिटीज होती हैं और कैसे बीएमसी वार्ड वॉर रूम जिनके पास बेड हॉस्पिटल के अलॉट करने का काम दिया गया है वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो पहले पेशेंट की फैमिली से बात करते हैं। हाँ मैम, आप लाइन पर रहिए। ई वार्ड के वॉर रूम को हम फोन करते हैं। 02223797901। हेलो, ई वार्ड वॉर रूम। हाँ मैडम, एक मैडम है, उनके डैडी 88 ईयर्स के हैं, उनको हॉस्पिटल बेड चाहिए था। 1 मिनट, वो बात करेंगे आपसे। हाँ हेलो। हाँ अरे हमारा 88 ईयर्स का है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज, और मेरे को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है। वो 88 ईयर्स का है। मैं आपको है ना एक फॉर्म देती हूँ, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, उस पर आप हाई कीजिए, फिर मैं आपको एक फॉर्म दूंगी, वो फॉर्म फिल करके आप भेजिए। बुजुर्ग कोरोना मरीज के परिवार वालों ने ई वार्ड के वॉर रूम से संपर्क किया, जहां एक महिला ने फोन उठाया और सारी डिटेल्स एक फॉर्म में भरकर कोविड रिपोर्ट के साथ व्हाट्सएप करने को कहा। 88 साल की बुजुर्ग महिला को बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी है। परिवार को उम्मीद थी कि उनकी उम्र और बीमारी देखते हुए बेड जरूर मिलेगा, पर कोई जवाब नहीं आया। आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने वार्ड रूम में 2 बार फोन मिलाया, पर वो भी नहीं उठा। यहां तक कि बीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर मारकंड दगाधिकार को भी इस मरीज के बारे में मैसेज किया, लेकिन उनसे भी जवाब नहीं मिला। वार्ड वॉर रूम ई वार्ड पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। दूसरी बार फोन लगाया ई वार्ड के वॉर रूम में, किसी ने फोन नहीं उठाया। मुंबई के अस्पतालों में इस वक्त कोरोना मरीज के लिए बेड की स्थिति देखें तो 10,204 ऑक्सीजन बेड में से 7,987 घिरे हुए हैं और 2,217 बेड खाली हैं। आईसीयू बेड की बात करें तो 1924 आईसीयू बेड में से 1776 पर मरीज हैं और 148 खाली हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 1162 वेंटिलेटर हैं, उनमें से 1,099 घिर चुके हैं और 63 बचे हुए हैं। बेड के ये सारे आंकड़े 4 अप्रैल के हैं। आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो मुंबई में अभी बेड उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मरीजों के परिवार वाले बेड की कमी की शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मरीज के लिए 10 लोगों के कॉल आते हैं। जब तक बेड की हम व्यवस्था कर पाते हैं तब परिवार कहता है कि मरीज अब बेहतर महसूस कर रहा है। यस, डेफिनेटली जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लोग जितना पैनिक हो रहे हैं, हमें लगता है सबको एडमिट होने की जरूरत नहीं, बट पैनिक सिचुएशन ज़्यादा है लोगों की। इसके लिए हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला है कि बेड कैपेसिटी और बढ़ाई जाए। बॉम्बे हॉस्पिटल जिन्होंने पीक सीजन में जिनके पास में 78 बेड थे कोविड के, उन्होंने भी बढ़ा करके 120 बेड अभी 2 दिन के अंदर कर दिए हैं। 120 बेड में से 32 बेड बॉम्बे हॉस्पिटल में आईसीयू बेड है विद वेंटिलेटर। इस तरह से बाकी हॉस्पिटल भी, हीरानंदानी ने बेड बढ़ाया, ग्लोबल ने बढ़ाया, वोकार ने बढ़ाया, हिंदुजा हॉस्पिटल भी बेड बढ़ा रहा। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला गया कि बेड बढ़ा जाए। आज ही हमारे पास 2 दिन के अंदर लगभग 300 बेड और बढ़ गए हैं प्राइवेट सेटअप के अंदर। सो बेड आर इंक्रीजिंग। मेरा अपील यही है लोगों से, पैनिक नहीं होना है, बेड अवेलेबल है, घबराइए मत बिल्कुल। मुंबई में संक्रमण को काबू में रखने के लिए बीएमसी ने 30 अप्रैल तक सभी बीच बंद करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में मुंबई के साथ पुणे और नागपुर का भी बहुत बुरा हाल है। नागपुर में मंगलवार को कोरोना से 54 मौतें हुई और 3300 से ज्यादा नए केस आए। पुणे में सोमवार को 8200 नए केस आए और यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 81,000 के पार हो चुकी है।
बेड, वेंटिलेटर के अलावा पुणे में ब्लड की कमी भी हो गई है। पुणे के गुजरात में कोरोना से बचाने के लिए लोगों को गोल्ड का लालच देकर वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने पहले कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए रोड शो किया। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान सत्याग्रह के तहत स्वास्थ्य आग्रह भी कर रहे हैं। गुजरात में हर मिनट में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में हाईकोर्ट ने कही वीकेंड में कर्फ्यू की बात। इंदौर में मास्क न पहनने वाले 250 से ज्यादा लोगों को जेल। नोएडा में 1 से ज्यादा संक्रमित पर पूरी बिल्डिंग सील। बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक। पिछले 24 घंटों में भारत में सर्वाधिक कोरोना वैक्सीन लगी। देश में राज्य दर राज्य कोरोना के हालात ऐसे हैं, दूसरी लहर तांडव मचा रही है। गुजरात के हालात ये हैं कि हर मिनट में 2 लोग हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3-4 दिनों का कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुजरात में कर्फ्यू लगाए जाने की तैयारी है। किसी तरह से गुजरात में कोरोना कंट्रोल हो और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए एक अद्भुत अभियान शुरू किया गया है। गुजरात के राजकोट में जो महिलाएं वैक्सीन लगवा रही हैं, उन्हें सोने की नोज पिन, और जो पुरुष कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें हैंड ब्लैडर दिए जा रहे हैं। જેટલા બહેનો ભાગ લે છે એને સોનાની ચૂક આપી અને એને આકર્ષિત કરી અને વેક્સિન મુકાવીએ છીએ અને હેન્ડ બ્લેન્ડર પણ પુરુષોને આપીએ છીએ। ખૂબ સારી એવી જાગૃતિ છે વેક્સિન માટે। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के पीछे गांधी की बड़ी फोटो लगी है और लिखा है स्वास्थ्य आग्रह। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले 24 घंटे तक भोपाल के मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये स्वास्थ्य आग्रह अपने आप में एक अनूठी पहल है। ये बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, वहां पे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और इन्हीं तमाम पहलुओं पे, मुद्दों पे लोगों को जागरूक करने के लिए अगले 24 घंटे तक इसी तरह खुले आसमान के नीचे मुख्यमंत्री कार्यालय चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई यानी इंदौर शहर अब लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है, तो रात में शिवराज सिंह चौहान ने एक रोड शो निकाला और लोगों से अपील की कि वो मास्क पहने और कोरोना से सावधान रहें। कोरोना से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरे हैं। शिवराज सिंह चौहान, आप तस्वीरों में देखिए, वो सामने खुले रथ पे मुख्यमंत्री सवार हैं। करीब 50 किलोमीटर का काफिला का रूट जो है वो तय किया गया है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री खुद लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग। ये देखिए, ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है कोरोना की वजह से, और इसीलिए अब ये हालात बन चुके हैं कि मुख्यमंत्री को सड़क पर उतर के लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में 44 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार देश भर के लिए चिंता का सिग्नल भेज रही है। जी हां, पूरे देश में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 1 लाख के करीब जाकर हमें सावधान कर रहा है। सबसे चिंताजनक हालात तो महाराष्ट्र और मुंबई के हैं। मुंबई में 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 5,000 तक। पिछले 7 सितंबर के बाद दिल्ली में नए बीमारों का आंकड़ा पहली बार 5,000 तक जा पहुंचा है, जो अपने आप में चिंता का सबब है। आपको बता दें, लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं
और पिछले एक साल में अब तक देखिए किस तरह से ये केसेस जो है वो बढ़े हैं। पूरे देश भर में इस बार जो है कोरोना के केसेस एकाएक उछाल पर है और सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बुरा हाल अगर कहीं का है तो वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में भी मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बात दिल्ली की अगर करें तो दिल्ली को अब रात भर कोरोना के चलते पहरे में काटना होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर मनाही होगी। 30 अप्रैल तक दिल्ली पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मेट्रो भी यहां पर नहीं चलेगी। जिन्हें छूट है वही यात्रा रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर पाएंगे। कोरोना दिन दुना रात चौगुना स्पीड से बढ़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज देश में कोरोना का इतना भयंकर विस्फोट होगा। कोरोना ने समूचे देश को खौफ में डाल दिया है। दूसरी लहर का तांडव ऐसा है कि पहली लहर भी पीछे छूट गई है। कोरोना संक्रमण ने देश के कई राज्यों में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आज सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि यहाँ कोरोना नहीं संभला तो नौबत लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में आज से कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 4 दिन से रोजाना 3,500 से ज्यादा केस। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की दिक्कत शुरू हो गई। दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट सोमवार को 5% से ज्यादा हो गया। सिर्फ 15 दिन के भीतर पॉजिटिविटी रेट 1.07% से बढ़कर 5.54% हो गया है। 5 अप्रैल को कुल 64,003 नमूनों की जांच की गई थी। इनमें से 43,960 आरटीपीसीआर टेस्ट और 20,043 रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। कुल नमूनों में से 3,548 पॉजिटिव निकले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जाना ये बता रहा है कि संक्रमण कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। इस लहर में कोरोना संक्रमण उतना ही घातक है जितना पहले था। खास तौर से बुजुर्गों और पुरानी बीमारी वालों के लिए ये लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है। 20 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.07% था। कोरोना के केस 813 थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। 25 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.69% हो गया। कोरोना केस 1,515 हो गए और कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। 1 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.57% हो गया। कोरोना केस 2,790 हो गए और कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। 2 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.11% हो गया। कोरोना केस 3,594 और 14 लोगों की मौत हो गई। 3 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.48% हो गया और कोरोना केस 3,567 और 16 लोगों की मौत हो गई। 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.64% हो गया और कोरोना केस 4,033 और 21 लोगों की मौत हो गई। 5 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.54% हो गया। कोरोना केस 3,548 और 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फैलते कोरोना ने केजरीवाल सरकार के भी होश उड़ा दिए। पिछले 5 दिन के भीतर दिल्ली में कोविड से 64 मरीजों की मौत हुई है। इनमें सोमवार को हुई 15 मौतें भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना की ये लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा तेज है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 3,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है और ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने बहुत सोच समझ के नाइट कर्फ्यू लगाया रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, ताकि अननेसेसरी लोग भीड़ों में ना घूमें। बहुत भारी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो रश हो जाता है वो ना हो। लोग घरों में रह के शुद्ध खाना खाएं और कोरोना से बचाव रखें। दिल्ली अब टॉप 3 स्टेट्स के अंदर आ गई है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर लगभग 4,000 केस रोज आ रहे हैं।
तो केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उनके साथ हूं, पर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जैसे कि सिर्फ ये दिखाना हो कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। लेकिन दिल्ली में लगे नाइट कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और हैशटैग नाइट कर्फ्यू ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि कोरोना शहंशाह है जो रात में ही निकलता है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर जो गाइडलाइंस है वो भी आप देख लीजिए। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगेगी। दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए मूवमेंट की छूट होगी। लॉकडाउन लगाने से लगातार इंकार कर रही दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लागू करके इस बात के संकेत दे दिए हैं कि देश की राजधानी में कोरोना से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। लेकिन दिन की बात करें तो कई ऐसे बड़े इलाके हैं जहां पर भीड़ काफी ज्यादा होती है और यहां कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सख्ती करने की भी जरूरत है। नाइट कर्फ्यू सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लगा है, बल्कि दिल्ली समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। पंजाब में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। ओडिशा में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। गुजरात में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब नाइट कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी खूब बन रहे हैं। लोग नाइट कर्फ्यू को लेकर मजे ले रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू को लेकर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो कोरोना को लेकर कितनी फिक्रमंद है। दिल्ली में अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और कोरोना ने दिल्ली को फिर से नाइट कर्फ्यू में डाल दिया है। सख्ती की पहली रात कैसी रही, क्या हाल था, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार देर रात से दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। रात के 11 बज रहे हैं। खुद दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट कराने के पूरी कवायद में जो है वो जुट गए हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सोनाट प्लेस का ये नजारा है, जहां अमूमन देर रात के वक्त लोगों का अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन इस वक्त जो है वो सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। हमारे साथ खुद एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली है विकास कुमार। सर, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू को, क्योंकि आज पहला दिन भी है, लोगों को जानकारी भी ज्यादातर नहीं थी। किस तरीके से आपको दिक्कतें आ रही है इस चीज को इम्पोज करने में? हमारे नई दिल्ली जिले में कुल 9 थाने हैं 4 सब डिविजन्स में। कुल मिला के हमने 45 पिकेट्स को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा पिकेट्स के अलावा आप हमारी जो पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स है वो देखेंगे, वो सायरन बजा के। इसके अलावा आपने देखी होगी हमारी जो जिप्सीज हैं वो पीए सिस्टम के साथ अनाउंस कर रही हैं। हमारे जो तमाम ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग सब इंस्पेक्टर्स, थाने के जो इंस्पेक्टर्स हैं, एसएचओज, सारे के सारे एसीपीज, मैं एडिशनल डीसीपी, हमारे डीसीपी साहब और तमाम सीनियर फॉर्मेशंस आपको फील्ड में मिलेंगे। और जो हमारी सिविल साइड से मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके साथ हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिल्ली के एडिशनल डीसीपी हैं विकास कुमार, जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से लोगों को राहत जो है वो दी जा रही है। और रात का वक्त है, तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, इस नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं ताकि लोग जागरूक होए। कोरोना से अगर बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसके साथ मास्क पहनना है और घरों से बाहर नहीं निकलना है, तभी कोरोना को मात जो है वो दी जा सकती है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। क्या कोरोना की नई लहर और भी ज्यादा घातक है? क्या कोरोना बेकाबू हो रहा है या फिर वैक्सीनेशन की मार से वायरस फिलहाल शांत होगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जानिए सरकार का क्या है प्लान। देश में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज और खतरा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लगातार 1 लाख से ज्यादा केसेस हर रोज आ रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज और कैसे निपटेंगे और खतरा कितना बड़ा है? देखिए, निश्चित से चुनौती इसलिए है कि अब 1 साल में कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करना देश जान गया है, सीख गया है, समझ भी गया है।
लेकिन उसके बावजूद भी कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। वजह क्या है? कुछ ही स्टेट्स में, 11-12 स्टेट्स में ही हालत ज्यादा विस्फोटक हुई स्थिति, चाहे महाराष्ट्र हो, आप दिल्ली की बात लगा लीजिए, क्या वजह क्या है? पंजाब है, तो उन्हीं स्टेट्स में क्यों? देखिए, अब ये तो बहुत ज्यादा जब डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो उसके अंदर ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर जो है, मान लीजिए कोई ज़्यादा लापरवाही है या ज़्यादा सावधानियों को इग्नोर करने की बात है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको हर जगह पर जो है ना केसेस के अंदर इंक्रीज दिखाई देगा। लेकिन ये जो 80% से ज़्यादा केसेस हैं ये, क्योंकि और जो मोर्टालिटी भी है और केस की वजह से बीमारी होना जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, ये भी जो है ये 11 स्टेट्स में ही ज्यादा है। कोई नया स्ट्रेन है ये जो कि युवाओं को टारगेट कर रहा है? इस बार जो है देखा गया है कि युवा टारगेट हो रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है, वो इफेक्टेड हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई ना तो कोई ऐसा कोई एविडेंस है, और अभी भी जो मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो हमने जैसे जिसके आधार पर प्रायोरिटी ग्रुप्स इत्यादि तय किए गए हैं, 80% जो मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी है वो जो है 50 साल से ऊपर के लोगों के अंदर देखी गई है। उसी वजह से ये सारी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और जहाँ तक स्ट्रेन का संबंध है, स्ट्रेन की वजह से ही ये बढ़ रहा है, इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है।